तो अपनी ये कैलकुलेशन की सीरीज़ को हम आगे अभी वो बढ़ाते हैं और अभी हमारे पास जो नेक्स्ट मटेरियल जो हम यूज़ करने वाले हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए, ये हमारे पास एक बुक जो मोस्टली अगर हमारे पास जो रिकमेंडेड है, एक कम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू है। इसके अंदर हमारे पास फार्मेसी से रिलेटेड या फॉर्म डी प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी वो कॉन्सेप्ट हैं, तो उसके हमारे पास एक कंसाइज रिवीजन के लिए ये बुक मोस्टली ये वो रेकमेंड की जाती है। अब हमारा जो मेन टारगेट है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, तो अब हम इसी किताब के अंदर से हम इसका जो चैप्टर नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन है, उससे हम अपने को कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अभी तक हमने जो जितनी भी चीज़ें अभी तक ये वो पढ़ी हैं, तो ये वो आगे जाके हमारे लिए क्या ये वाकई हेल्पफुल हैं या नहीं है। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम नेटफ्लिक्स के बाद हम अपनी मेन बुक को फॉलो करें जो कि हमारे पास एनसीएल है। नेटफ्लिक्स की बुक आपको ईज़िली ये सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। आप इज़िली इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसकी हार्ड कॉपी भी आपको बिल्कुल ईज़िली ये हमारे पास अवेलेबल होती है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो नेटफ्लिक्स के अंदर जो वो दिया गया है, इसके अंदर हमारे पास टॉपिक को मर्ज करके ये दिया गया है। इसकी टॉपिक की सीक्वेंसेस, हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारे पास जो इससे पहले जो हमने जो बुक यूज़ की है उससे काफ़ी अलग है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास रेशो सिस्टम के बारे में बताया गया कि वो रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, तो इसके बाद लेके ये वो चलें। इसके अंदर एक मज़ीद एडिशन है इस बुक के अंदर, वो हमारे पास जो टॉपिक हमने पहले कवर नहीं किया था वो हमारे पास इसके अंदर कवर कर सकते हैं। आइसोटोनिसिटी या आइसोटोनिक सिस्टम, जो हमारे पास एक मेजर रोल है इसका हमारे पास आईवी इन्फ्यूजन में, और आईवी इन्फ्यूजन में हमारे पास जो मेजर रोल है, प्लस इसका हमारे पास आइसोटोनिक सिस्टम बनाने में, प्लस हमारे पास इसका पीएच बैलेंसिंग के अंदर भी रोल है कि हम अगर कोई पीएच बैलेंस करते हैं तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे। तो अभी हमारा जो टॉपिक का जो ये किताब के अंदर हमारी कोशिश ये है कि हम जस्ट गो कॉन्सेप्ट अपने अप्लाई करें और से सिंगल एग्जांपल के साथ हम जस्ट गो थ्रू करें हमारा, क्योंकि अभी ये ज़्यादा ये टाइम इधर वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम इसको जल्दी से हम इसको वो कवर अप करेंगे। बट जो एग्जांपल हमारे लिए मुश्किल होंगी तो उसको हम डिटेल में हम ये वो देखेंगे। अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 हमारे पास किताब के अंदर चैप्टर नंबर 1 ये हमारे पास फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन रॉबर्ट बी ग्रीनवुड। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे पास जितनी भी चीज़ें हमने वो पढ़ी हैं उसकी अगर हम रिव्यू कर सकें तो उसके अंदर हमारे पास जो मेजर जो रोल था वो यूनिटरी मेथड का था। तो अब हम देखते हैं क्या आया यूनिटरी मेथड जो हम पढ़ के आए वो हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं। तो ये अब इसी चीज़ को अभी हम वो आगे लेके चलते हैं। और हमारे पास ये भी चैप्टर नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन रॉबर्ट बी ग्रीनवुड। तो चैप्टर को हम ये वो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन, इसके अंदर डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में है, यूनिट्स है, रेशियो और प्रोपोर्शन। इसके अंदर बेसिकली जो हमारी चीज़ है रेशियो और प्रोपोर्शन, या अगर हम इसको सिंपल परसेंटेज लें, हमारा जो परसेंटेज होता है, रेशियो होता है, ये सब चीज़ें समहाउ आपके पास एक दूसरे की इंटर कन्वर्जन है या रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हम डेटा को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन मिसाल के तौर पे मैं इसको जो एक जनरल एग्जांपल देता हूँ 1/2, ये अगर मैं इसको रेशियो की फॉर्म में दूँ, और 1:2 और 0.5 और 50%। परसेंटेज में ये डेसिमल में, ये रेशियो में है, प्रोपोर्शनल रेशियो और ये रेशियो। तो हमारे पास सिंपल डेटा को रिप्रेजेंट करने के मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सी फॉर्म है। तो हम इसको कोशिश करते हैं कि हम डेटा को अपना बिल्कुल सिंपल सा रखें। तो इसमें आमतौर पे हमारे पास जो डेटा है वो आमतौर पे हमारे पास इन फॉर्म ऑफ रेशियो से ज़्यादा इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज में हमें देखने को मिलता है। बट ये हमारे पास कुछ जगह पर हमारे पास डिस्पेंसिंग के अंदर या हमारे पास कुछ फार्मूलेस
इसके अंदर हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे को रेशियो में मिलता है, फिर हम उसको वो मज़ीद हम वो कन्वर्ट करते हैं जो भी हमारी ये डिज़ायर्ड यूनिट होती है। अब हमारे पास जो रेशियो और प्रोपोर्शन के मतलब इसके बारे में इतना बिल्कुल जस्ट और सिंपल सही है कि हमारे पास रेशियो आपने शुरू से लेके आप ये वो पढ़ के आए हैं, और प्रोपोर्शन आपके इसके पार्ट के बारे में पढ़ा है कि इसका सिंगल पार्ट इसके कितनी वैल्यू रखता है या उसका मैग्नीट्यूड क्या है। आपके पास अगर पार्ट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड सिस्टम के ऊपर कितना है, या मैं कह दूं कि ए का जो सेट है वो पॉपुलेशन पे कितना अफेक्टेड है, तो इसको इस तरीके से भी ये वो बता सकते हैं। सिंपल अगर हम कहते हैं 1:2, इसका मतलब कि इसका एक पार्ट है, इसके दो पार्ट्स हैं, तो या इसको मैं प्रोपोर्शन में कर दूँ 1/2, इसका मतलब 0.5 या उसके मुकाबले में हाफ है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें देखते हैं। एक हमारे पास इस चीज़ को हम समझने के लिए हम कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हम पास कोशिश करेंगे कि हम यूनिटरी मेथड से हम काम करें। अब इसके अंदर एग्जांपल लेने के लिए हमारे पास जो अहम चीज़ है, हम ये लेते हैं कि इफ़ अ 240 ml ऑफ अ कफ सिरप कंटेन द, इसको अगर हम सॉल्व करें एग्जांपल के अंदर, हमारे पास एग्जांपल ये है कि हमारे पास 240 ml सिरप के अंदर हमारे पास 480 ग्राम है। 240 ml के अंदर हमारे पास 480 मिलीग्राम है। अब हमारे को रिक्वायर्ड किया कि उसने कहा कि हमने एक चाइल्ड को डोज देनी है 5 ml, तो उसमें कितनी ड्रग होगी। हमारे को 5 ml के अंदर x मिलीग्राम मिलेगा। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 240 x इक्वल्स टू 480 इंटू 5 इक्वल्स टू, तो मैं इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास ये जो अगर ये हो जाएगा अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 240 और 480 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारे पास होता है 1 2 2 4, तो 2400। सो 2400, 0 से 0 कैंसिल, 1 और 10, तो मेरे पास 10 मिलीग्राम है। तो अगर ये जो इसका जो 5 ml है उस सिरप का, उसके अंदर हमारे पास 10 मिलीग्राम एक्टिव डोज है। ये सेम हमारे पास यूनिटरी मेथड हमने अप्लाई किया है, जो हम इससे पहले हम रीड कर चुके हैं यूनिटरी मेथड। अब हम इसी को हम वो आगे लेके चलते हैं कि सेम हमारे पास यही चीज़ है कि इसके हमारे पास हो। अब इसको हम रिवर्स तरीके से भी दिया गया कि अगर हमारे पास एक ड्रग के 5 ml में 10 मिलीग्राम है तो उसके 240 ml में कितना होगा। ये सेम हमारे पास वही है। हमने इसी को वो रिवर्स किया कि अगर इन्वर्स के अंदर भी हम ये वो जा सकते हैं कि अगर 5 ml में 10 मिलीग्राम है तो 240 ml में x, तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया। इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो ये हो गया 10 to 40 डिवाइड बाई 5, सो इट्स अराउंड 480। तो हमारे पास 480 मिलीग्राम आ जाएगा। इसको हम रिवर्स में भी कर सकते हैं और इसको हम सिंपल लीनियर के अंदर भी कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्म में। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम वो मज़ीद वो देखते हैं आगे कि हमारे पास इसी क्वेश्चन को हम वो आगे लेके चलते हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यू को अगर मैं चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक नया जनरल वो रिवीजन के लिए हम अगर देखें कि अगर हम ये कहें कि 70, इसको हम कहें 70 मिलीग्राम हमारे पास प्रिपरेशन के 5 ml में है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ कि मैंने प्रिपरेशन को 190 मिलीग्राम उस पेशेंट को डिस्पेंस करनी है, तो मैं कितने ml लूँगा, x ml लूँगा। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 70x और हमारे पास वो 5 को हम करेंगे 190 से, जो अप्रॉक्सीमेट 5995 और ये 0 950, x इक्वल्स टू 950 अपॉन 70, तो ये मेरे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 950 को 70 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 3 13
13.5 समहाउ इक्वल्स टू 13.5। आप कैलकुलेटर से इसको चेक करें तो आपको ऐसे तकरीबन 13.5 ml के अंदर आपके पास ये 190 मिलीग्राम ड्रग होगी। इसी तरीके से हमारे पास ये यूनिटरी मेथड है जो हम ये यूज़ कर रहे हैं, सेम हमारे पास ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम होगा। अच्छा, मिक्स रेशियो के अंदर भी हम यही चीज़ है कि हमारे पास उसी आंसर को हम हासिल करने के लिए हम ये वो कर रहे हैं कि हमारे पास 480 मिलीग्राम 240 सेम यूनिटरी मेथड। तो अगर आप यूनिटरी मेथड को इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके पास एक और तरीके से भी आप इसको C1 V1 इज इक्वल्स टू C2 V2, अगर कहीं भी आपका डाइल्यूशंस का कॉन्सेप्ट आता है, स्टॉक डाइल्यूशंस का, तो वहाँ पर आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक डाइल्यूशन के लिए ये फार्मूला सेम आपके पास ये जो ड्राइव हुआ है ये यूनिटरी मेथड से ही है, लेकिन इसको आमतौर पे हमारे पास X1 V1 या फिर N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2, ये हमारे पास सेम ही फार्मूला है यूनिटरी मेथड का जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारे पास डाइल्यूशन है कि अगर हमारे पास 120 ml है, 120 ml 10% है, मतलब 12 मिलीग्राम इसमें प्योर था। इसमें ये जो सवाल है इसका सवाल क्या है कि हमारे पास 120 ml का एक बीकर है जिसके अंदर हमारे पास 10% एक्टिव है। फॉर एग्जांपल अगर मेंशन नहीं है API है तो इसको मैं कह सकता हूँ इसका 12% मतलब 12 मिलीग्राम है। जब मैं इसको डाइल्यूट करूँगा 240 ml में तो इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, इसकी परसेंटेज 12 मिलीग्राम हो जाएगा 240 ml में, तो ये हमारे पास इन टर्म ऑफ परसेंटेज 5% हो जाएगा। तो इसी चीज़ को उन्होंने ये वो बताया हुआ है कि ये 5% है हमारे पास। अगर मैं इसको दिखा सकूँ तो ये 5% हमारे पास आंसर है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान है कि अगर आप यूनिटरी मेथड को अगर आप लेके चलें तो आपके पास चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एलिक्विड मेथड। एलिक्विड वो मेथड के ऊपर अभी हमारे पास जो पिछली सीरीज़ के अंदर जो आई थी, हमारे पास जो पिछली सीरीज़ आई है जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस की बुक की थी, चैप्टर नंबर 19, सेम वही चीज़ है कि हमारे पास अगर इसको एग्जाम्पल से लेके चलेंगे, यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए कि इस मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा है कि आपके जो बैलेंस की जो वेएबल क्वांटिटी है 120 मिलीग्राम मिनिमम। अब आपको इसमें रिक्वायर्ड है कि 120 मिलीग्राम को आपने वेट करना है। 120 मिलीग्राम आप मिनिमम आप वेट कर सकते हैं और आपको जो रिक्वायर्ड है, आपको जो वे करना है वो है 10 मिलीग्राम। आपका सवाल के अंदर आपके पास जो बैलेंस वेट जो करेगा वो हमारे पास करेगा 120 मिलीग्राम। आपको रिक्वायर्ड कितना है 10 मिलीग्राम। अब आप इसको 10 मिलीग्राम को कैसे एग्जैक्टली बैलेंस से वेट करेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ दी है कि आप सपोज़ करें कि जो आपका API है जो आपको रिक्वायर्ड कितना 10 मिलीग्राम, आप उसको 120 मिलीग्राम वेट करें बैलेंस के ज़रिए, प्लस आप उसमें डाइल्यूएंट डालें या एक्सिपिएंट डालें। थोड़ा सा ये आपको समझने में वो होगा कि इतना एक्सिपिएंट डालें कि आपके पास मिसाल के तौर पे मिनिमम 120 है, आपको 10 करना है तो 12 आपके पास बनेंगे तो 120 बन जाएगा। 120 के 10 तो आपके पास अगर मैं 120 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आता है 1440। तो टोटल हमारे पास जो 12 सेट बनेंगे वो 1440 के हो जाएंगे। अब इसको समझने के लिए क्या है कि हमारे को जो बेसिक रिक्वायर्ड था 110 मिलीग्राम था, लेकिन हमारा बैलेंस 10 मिलीग्राम को वेट नहीं करता। अब मैंने क्या किया, मैंने API 120 मिलीग्राम वेट किया, मैंने 120 मिलीग्राम API को वेट कर लिया, सही है, और मैंने ये रख लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या है कि मुझे तो रिक्वायर्ड था 10 मिलीग्राम। अब मैं इसे कैसे करूँगा, मैं इसके अंदर इतना डाइल्यूएंट ऐड करूँगा कि 10 मिलीग्राम के 12 हिस्से मेरे पास, मतलब मेरे पास जो डाइल्यूएंट हो
120 मिलीग्राम के 12 सेट बन जाए, क्योंकि मेरे पास जो एक्टिव है वो 120 मिलीग्राम है, तो 120 मिलीग्राम के 12 सेट बनते हैं अगर मेरे पास 1440 मिलीग्राम वेट हो। 120 इसमें क्या है, API है, तो मैं कितना डाइल्यूएंट ऐड करूँगा, तो जब मैं इसको माइनस करूँगा इस वैल्यू से तो मेरे पास आएगा 1320 मिलीग्राम मैं डाइल्यूएंट डालूँगा। तो डाइल्यूएंट का फ़ायदा कि जब मैं 1320 डालूँगा ये डाइल्यूएंट को प्लस 120 API को, तो जब मैं इन दोनों को मिक्स करूँगा तो ये सम अप हो जाएंगे 1440 मिलीग्राम। अब इसमें से मैं सिंगल सिंगल करके 120, 120, 120, 120 लूँगा। इसके हर 120 में मेरा 5 मिलीग्राम एक्टिव होगा। तो इस तरीके से मैंने उसका 5 मिलीग्राम एक्टिव किया। आमतौर पे जो कंट्रोल सब्सटेंसेस के जो पाउडर होते हैं वो हमारे पास लिक्विड मेथड से होते हैं। आपने सिंपल क्या किया, आपने 1440 के को आपने डिवाइड कर लिया 12 से, तो तकरीबन आपके पास 120 मिलीग्राम एवरेज ईच सेट में आ गया, और हर 120 में आपके पास 5 मिलीग्राम एक्टिव है। आपने सबसे पहले एक्टिव को 120 मिलीग्राम वेट किया, फिर उसमें डाइल्यूएंट डाला। कितना डाला कि आपने उससे 12 सेट बना लिए 120 के, तो फिर उसके बाद आपने उसको 12 सेटों में वो डिवाइड किया, मिक्स किया, और आपके पास ये लिक्विड मेथड है। इसको अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको ये वो आइडिया हो जाएगा। जैसे एग्जांपल को अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक एग्जांपल समझने के लिए लेते हैं कि मेरे को वेट करना है 60 मिलीग्राम, बट जो मेरा बैलेंस है वो वेट करता है 120 मिलीग्राम। तो मैंने क्या किया, मैंने 60 मिलीग्राम प्लस 60 मिलीग्राम, मैंने API कितना ऐड कर लिया 120 मिलीग्राम, सही है। इसको हाफ़ कैसा करूँगा, प्लस मैंने 120 मिलीग्राम क्या डाल लिया डाइल्यूएंट। फाइनल वेट कितना हो गया 240 मिलीग्राम। जब मैं इसको हाफ़ करूँगा 120 तो इसके अंदर 60 API होगा। तो इस तरीके से हम करते हैं लिक्विड मेथड। बेसिकली अपनी कैलकुलेशन को प्रिसाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस कैलकुलेशन के अंदर एक्सीपेंट या डाइल्यूएंट ऐड करते हैं और हम API को हम ले लेते हैं। अच्छा, ये जो अब सवाल आपके जहन में होगा कि ये 60 व 60 हमने 2 बार क्यों लिया, ये जो हमारा 60 है ये हम इसको यूज़ करेंगे बाद में, क्योंकि आमतौर पर जो हमारे पे जो सब्सटेंस होते हैं उसके हम डाइल्यूशन अगर इस तरह करते हैं तो हम उसको रीयूज़ करते रहते हैं। कंपाउंडिंग के अंदर ये हमारे पास ख़ास तौर पर यूज़ होता है। अब हमारे पास जो लिक्विड मेथड को हमने देख लिया, सिस्टम ऑफ मेजर्स के अंदर बस एपोथेकेरी सिस्टम होते हैं, जो बहुत सिस्टम होता है, एक कन्वर्जन इक्विवेलेंट्स होते हैं, ये बहुत से चार्ट होते हैं। रिड्यूसिंग और इनलार्जिंग फार्मूला को हम वो रिवाइज़ करेंगे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फैक्टर की कैलकुलेशन करते हैं। फैक्टर ये सेम हमारे पास वही वीडियो है जो हमारे पास मेरे ख्याल है चैप्टर नंबर 19 की सीरीज़ के अंदर हमारे पास वीडियो जो थी मेरे ख्याल है 5 है रिड्यूसिंग और इनलार्जिंग की, उसके अंदर हमने डिस्कस काम किया। लेकिन हम इसको दोबारा से हम ये वो देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू के। अगर मेरे पास एक प्रिपरेशन है, मेरे पास कम डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग के अंदर एक प्रिपरेशन आई है, जिसके अंदर प्रिपरेशन के अंदर इंग्रेडिएंट एक के अंदर मेरे पास डला है सैलिसिलिक एसिड, कैम्फोर, मेंथोल, टॉल। अब इसको हम रिड्यूसिंग में लार्जिंग को हम समझेंगे। सैलिसिलिक एसिड है 10 ग्राम, कैम्फोर है 5 ग्राम, मेंथोल है 3 ग्राम, टॉल QS 100 ग्राम। मतलब आपको टोटल प्रिपरेशन बनानी है 100 ग्राम की। अब अगर मैं कहूँ कि इस फार्मूले को अगर आप कमर्शियल स्केल्स में ले जाएं, कमर्शियल स्केल की तरफ अगर हम इसको लेके जाते हैं और मैं कहता हूँ कि आपका बैच साइज़ है 10,000 ग्राम और 10 किलोग्राम, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो फैक्टर निकालने का तरीका है वो क्या है, रिक्वायर्ड अपॉन गिवन। रिक्वायर्ड आपको है 10,000 ग्राम का, गिवन आपको है फार्मूला 100 ग्राम का, 0 से 0 कैंसिल, तो आप हर वैल्यू का जो फैक्टर आएगा 100। अगर आप हर वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय
100, तो ये 100 कर देंगे तो ये 10 10 to 100 ये आपके पास हो जाएगा 1000 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम और ये 10,000 ग्राम। तो आपके पास ये चीज़ रिड्यूस हो जाएगी। सेम इसी तरह ये एनलार्ज हो जाएगी। और अगर मैं इसके अंदर मैं फैक्टर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 100 ग्राम से मैं 10 ग्राम में आऊँ, तो मेरे पास रिक्वायर्ड 10 है, गिवन 100 है, तो मेरे पास फैक्टर हो जाएगा 0.1। फिर मैं उससे मैं वो मल्टीप्लाई करके इस चीज़ को रिड्यूस कर दूँगा। ये जनरल ओवरव्यू है। इसी तरीके से हमने इसको ये करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ होता है कि हमारे पास एक पाउंड की ग्राम में कन्वर्जन है, जो कि हम इस तरह करते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड, या मैं इसको मैं कह सकता हूँ 1000 ग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। और 1 पाउंड के लिए मैं कितना लूँगा, तो वो x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फैक्टर जो है ये मैं इस रिलेटिव मेथड से ला सकता हूँ। सेम वही चीज़ है, कोई कैलकुलेशन ऑफ डोजेस के अंदर हमारे पास जो लास्ट वीडियो नंबर 7 जो है चैप्टर नंबर 19 की जो हमारी जो सीरीज़ है उसके अंदर यही है। हमारे पास फ्राइड रूल है। फ्राइड रूल के अंदर इन्फेंट के अंदर हमारे को एजेस इन मंथ में पता हो, जिस बच्चे की एडल्ट डोज हमारे पास गिवन होती है और 150 कांस्टेंट है, उस ज़रिए से हम इन्फेंट की डोज निकाल सकते हैं। इसको हम एक और बार हम रिवाइज़ करेंगे। हम एक ऐसे हम एक सपोज़ करते हैं एग्जाम्पल कि मेरे को एक सेफिक्सिन सस्पेंशन है फॉर एग्जांपल। ये हमारे पास की एडल्ट की डोज है 200 मिलीग्राम। मैं इसको इन्फेंट के लिए मैं देना चाहता हूँ, तो उसकी जो एज है वो 2 मंथ्स है। तो मैंने बस जो पैरामीटर हैं एजेस इन मंथ, सॉरी इसको मैं क्लियर करूँगा। तो मेरे इस पैरामीटर में मेरे पास एजेस इन मंथ 2, अडल्ट डोज 200 डिवाइडेड बाय 150 इन इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 400 डिवाइडेड बाय 150, 0 कैंसिल, 15 1, सो इट्स अराउंड 2.3 अप्रॉक्सीमेट टू 2.3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ें हमारे पास क्लार्क रूल के अंदर हमारे पास इन चीज़ों को याद करने से बेहतर है कि अगर हम इनको समझ लिया जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो। क्लार्क रूल के अंदर भी हमारे पास सेम यही चीज़ें। क्लार्क रूल के अंदर एक और चीज़ है, हमारे पास जो पैरामीटर है वो चेंज हो रहे हैं। अगर मैं फ्राइड रूल की बात कर रहा था, फ्राइड रूल के अंदर मेरे पास जो पैरामीटर हैं वो इन टर्म ऑफ हमारे पास जो मेन पैरामीटर था वो मेरे पास मंथ था फ्राइड में। क्लार्क के अंदर मेरे पास ये पैरामीटर चेंज हो के ये वेट में होता है। अगर मेरे पास वेट हमारे पास किस में जा रहा है, वेट हमारे पास जा रहा है पाउंड में। अगर मैं इसको केजी में करना चाहूँ तो मैं इसको केजी में भी कर सकता हूँ। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल आसान है। हमारे को ये देखना है कि हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अगर हमारे पास पैरामीटर इसके अंदर ये गिवन है तो हम इस हिसाब से कर लेंगे। बाकी क्लार्क रूल के अंदर वही है, वेट आप देख सकते हैं। अगर वेट आपके पास गिवन है फॉर एग्जांपल 3 kg है, तो आप 3 kg को आप सबसे पहले पाउंड में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2.2 करके, तो आपके पास ये आ जाएगा 6.6 पाउंड। 6.6 अडल्ट की डोज। अगर उस सेम वही केस लेते हैं तो इसको अगर मैं सेम केस लेता हूँ कि मेरे पास 3 kg है, पाउंड में कन्वर्ट किया तो 3:2 6.6 पाउंड मेरे पास जो अडल्ट की डोज है। अडल्ट की डोज मेरे पास है 200, तो मैं इन दो पैरामीटर्स को मैं फिल करूँगा, डिवाइड करूँगा 150 पाउंड। बेसिकली यहाँ पर अगर मेरे पास किलोग्राम में अगर मैं लेता हूँ तो मैं इसका 70 kg अडल्ट का वेट रखता हूँ। अगर मैं इसको पाउंड में लेता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 150 पाउंड में अडल्ट का वेट लेता हूँ। तो हमारे पास यही हो गया 6.6 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये आंसर आएगा
डिवाइड बाय 150, तो इसको 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे, तो इसका हमारे पास हो जाएगा 6.6 टाइम्स को हम करेंगे 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 2 और ये 1 3 और 2 132 और डिवाइड बाय 15, तो 15 के अंदर हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 और ये 8.8। सो आप इसको कैलकुलेटर से वो वेरीफाई भी कर सकते हैं, और मोस्टली मैं ये प्रेफर करूँगा कि आपको कैलकुलेटर वो यूज़ करें, लेकिन अभी ये मेरे लिए कैलकुलेटर यूज़ करना आसान नहीं है, तो मैं इसलिए इसको वर्बली मैं ये कर रहा हूँ। सेम इसके बाद आपके पास है चाइल्ड की डोज, आप बॉडी सरफेस एरिया से भी कर सकते हैं, आपका सेम वही है, एडल्ट का बॉडी सरफेस एरिया आपने नीचे लिख दिया। सेम चीज़ें वो यूनिटरी मेथड की हैं जो आपके पास फॉलो हो रही हैं। यंग्स रूल एक काफ़ी अहम रूल है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यंग्स रूल के अंदर जो हमारे पास जो पैरामीटर है उसको समझने के लिए, अगर मैं यंग्स रूल के तहत अगर मैं ये एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, उसके अंदर मेरे पास एयर में जाएगी एजिस, और मेरे पास जो फ्राइड रूल था उसके अंदर मेरे पास जा रही थी एजिस इन मंथ, यंग में मेरे पास जाएगी एयर्स में, जिसका पैरामीटर है एजिस जो जाएंगी कि वो एयर में जाएगी। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक 6 ईयर है, तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, मेरे पास 6 + 6 इन 6 हो गई, 6 हो गई प्लस 12 ये कांस्टेंट है इनटू अडल्ट डोज, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6/18, सो 0.33 इंटू, अगर अडल्ट की डोज मेरे पास 100 है तो इस केस में 33.3 मिलीग्राम होगी। जस्ट वही चीज़ें आपने सिंपल पुट एंड गेट करना है और आपके पास वैल्यू आसानी से आ जाएगी। सेम हमारे पास है आईवी का रेट, हमारे पास कि हमारे पास किसी भी ड्रिप को चलाने के लिए आईवी का रेट कैसे, मिसाल के तौर पे व्हाट फ्लो रेट शुड बी यूज टू इन्फ्यूज़ ऑल 250 ml, 250 ml को करना है 2 आवर्स में, या मैं इसको कह सकता हूँ 120 मिनट। तो आपने सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाना है। अगर आपके पास इसके अंदर ड्रॉप काउंट इन्होंने गिवन किए होंगे कि आपका ड्रॉप पर मिनट और पर मिलीमीटर, आपको पता है ये 25 ड्रॉप पर ml, इसको हम देखते हैं। ये काफ़ी अहम होता है ड्रिप रेट सेट करना। ड्रिप रेट के कॉमनली हमारे पास सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आते हैं वो ड्रिप के रेट को सेट करने के। अब हमारे पास जो ड्रॉप फैक्टर है, ड्रॉप काउंट है, वो 25 ड्रॉप्स पर ml है इस केस में, ठीक है, 25 ड्रॉप्स पर ml है। हमारे को कहते हैं कि हमारे को 250 मिलीग्राम डिफ्यूज़ करनी है 2 आवर्स में, या मैं इसको लिख सकता हूँ 120 मिनट में। तो मुझे बताओ ड्रॉप किस हिसाब से, तो मुझे सिंगल मिनट का देखना है कि सिंगल मिनट में मेरे पास कितने mg जाएंगे x। तो मैं जब इसको फाइंड आउट करूँगा तो 2x = 250 = x 250/120x, sorry 120, so it's 120 0 cancel 2.1 approximately 2.1 मिलीग्राम मुझे डिफ्यूज़ करनी है। इसके अंदर है 250 ml, तो ये हमारे पास हो जाएगा ml में, ये हमारे पास हो जाएगा x ml 1 मिनट में। तो 2.1 ml के रेट से हमारे पास ये ड्रिप को हम डिफ्यूज़ करेंगे 2.1 अप्रॉक्सीमेट, ये 2.09 के करीब ये वो बनेगा। अब हमारे को ये पता है 1 ml में हमारे पास जो ड्रॉप काउंट है वो 25 है, तो 2.1 में 25 मल्टीप्लाई बाय 2.1, तो ये मेरे पास अराउंड 51 या 52 ड्रॉप्स आएंगे। इस तरीके से हम 52 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से हम ड्रिप को सेट करेंगे। हम पर मिनट के अंदर हम 15 सेकंड का हम ड्रिप का रेट काउंट करेंगे कि अगर 15 सेकंड में 14 ड्रॉप
आ रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 60 सेकंड के अंदर हमारे पास ये ड्रॉप आएंगे। तो ये हमारे पास है इन्फ्यूजन का रेट। सेम इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेजेस की सिंपल वही है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम नेशनल फॉर्मूले के इसके अंदर हमारे पास एक प्रिपरेशन है कि वेट बाय वॉल्यूम में है तो हमारे पास जो सॉल्यूट है वो ग्राम है, और वॉल्यूम ये हमारे पास इसके अंदर जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है इसमें ये हमारे पास कार्बोनेट और ये सॉल्यूट ग्राम में है और ये वॉल्यूम में। तो इसकी परसेंटेज अगर हमारे पास 820 ग्राम है 1000 ml में, तो 100 ml में अगर परसेंटेज के लिए हमारे पास होगा 82, सो इट्स अराउंड 82%। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। या आपके पास अगर ये सवाल होता है कि मिसाल के तौर पे टोलू ब्लॉसम ये एक सेकेंड, तो टोलू बाल्सम सिरप टिंचर के अंदर हमारे पास होता है 20% वेट बाय वेट। तो हमारे पास इसका मतलब जो है कि 20% वेट बाय वेट हमारे पास अवेलेबल है। 20% का मतलब है 20 ग्राम इन 100 ml। आपको रिक्वायर्ड कितना है? आपको रिक्वायर्ड है 50 ml। तो 50 ml में कितना आपके पास हो जाएगा? आपके पास जाएगा 10 ग्राम। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ज्योमेट्री मेथड से जो आप इसको निकाल सकते हैं। तो 10 ग्राम आपके पास ये जाएगा। और टोटल सिरप में कितना हो गया? जब 10 ग्राम टोटल गया तो 100 में तो ये 10% हुआ। बट जब इसको हमने डाइल्यूट किया 1000 ml में तो ये डाइल्यूशन 1/10 यानी कि 10 से, तो इट्स मीन 10 × 1/10 कैंसिल, तो ये 1% डाइल्यूट होगी जी। हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सेम प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, परसेंटेज वेट बाय वेट सेम प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। रेशियो बाय स्ट्रेंथ हमारे पास सेम है। रेशियो नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट वेट मोलैरिटी ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास के ज़रिए, और इसके अंदर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के अंदर जो हमारे पास जो फ़र्क होता है वो HOH की ग्राम इक्विवेलेंट वेट के नाम से होता है, या हमारे पास एसिडिटी या बेसिसिटी की वैल्यू से हम वो डिवाइड कर लेते हैं। मोलैलिटी के अंदर सिंपल है डिवाइड बाय 1000 मोल फ्रैक्शन, इसके अंदर हम पार्ट्स को डील कर रहे होते हैं। डाइल्यूशन कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास जो क्वांटिटी है N1V1 = N2V2 एलिगेशन मीडियल या एलिगेशन अल्टरनेट, जिसके अंदर हमारे पास एक हाई कंसंट्रेशन होती है A, एक लो कंसंट्रेशन होती है, उससे हम डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन A - X और X - B के ज़रिए हम चीज़ों को हम कवर अप करते हैं। अब हमारे पास अगर इसके अंदर अगर देखा जाए, इसी को अगर हम लिया जाए, जिसके अंदर हमारे पास ये जो एग्जांपल है कि 2.5% है और 2.5% है और 0.25% है, हमारे को रिक्वायर्ड कितनी है? 1%। तो हम इसके अंदर वही फॉलो करेंगे कि 2.51 और 0.25, इसको हम माइनस करेंगे 1.5 पार्ट्स इसके और 0.75 पार्ट्स इसके आ जाएंगे, तो टोटल पार्ट्स मेरे पास हो जाएंगे 2.25 पार्ट्स। अब हमें प्रिपरेशन कितनी बनानी है? हमारे को ये बनानी है, अब हमारे को ये कहा गया कि 360 ग्राम ऑफ पॉइंट। अब हमारे को ये पता है कि 1.5 ग्राम पार्ट्स जो हैं 360 ग्राम के फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास 2.25 कितने ग्राम के होंगे? तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 540 ग्राम। सिंपल पुट एंड गेट है, आप ज्योमेट्री मेथड किससे कर सकते हैं? 0.25 के सामने आपके पास हो गए, मैं ये कह सकता हूँ 1.5 पार्ट्स बराबर हैं 360 के हैं। टोटल पार्ट कितने? 2.25, 1.5 इसके प्लस 0.75 इसके, 2.5 ग्राम हो गया x के। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.52, तो ये 540 अप्रॉक्सीमेट आपके पास आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन, या इसके अंदर हमारे पास ये होता है जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या आइसोटोनिसिटी के अंदर हमारे पास जो डिटेलिंग है उसके अंदर ये होता है कि हमारे का जो जनरल ओवरव्यू है उसके लिए हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन होता है उसको हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास 0.9% हो, क्योंकि 0.9% यानी कि आइसोटोनिक हो। तो इसके अंदर हमारे पास जो मेन कैलकुलेशन होती है आइसोटोनिसिटी की, हमारे पास अगर कोई ड्रग है हम IV में दे रहे हैं तो हम उसकी हमारे पास एक चीज़ है ग्राम इक्विवेलेंट NaCl। मतलब ये इस टर्म का मतलब है कि NaCl के मुकाबले में कितनी आइसोटोनिक है। मतलब इसका अगर हम देखें
थोड़ा सा अगर इसको समझने के लिए हमारे पास एक चार्ट गिवन होता है, इसका मतलब है हमारे पास इसके आगे चार्ट गिवन होगा, जो हम इसकी इक्विवेलेंट वैल्यूज़ को हम देखेंगे। इसको पहले हमारे को समझना ज़रूरी है, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को बात करेंगे कि सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मतलब ये कहता है कि अगर एट्रोपिन की बात करें, एट्रोपिन का एक मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के 1.2 मॉलिक्यूल के बराबर है। अगर मेरे को किसी सॉल्यूशन में 0.9 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड चाहिए तो हम उसके लिए एट्रोपिन के x मॉलिक्यूल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके x हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भैया हमारे को इस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए क्या है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट को हम समझने के लिए हम देखेंगे, अगर एक ड्रग A है उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू 0.2 है। इसका मतलब है कि इसका एक मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के 0.2 मॉलिक्यूल के बराबर है। अब हमारे को जो रिक्वायरमेंट है 0.9% NaCl, तो इसको पूरा करने के लिए हम कितने ड्रग के मॉलिक्यूल लेंगे x। तो इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करते हैं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा 0.9 0.2 x। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 0.2 तो x इज इक्वल्स टू 0.9 0.2 इज इक्वल्स टू 3.9 डिवाइडेड बाय 0.2 तो 4.5। तो यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास जो ड्रग A है उसके 4.5 मॉलिक्यूल्स उस ड्रग के यानी कि NaCl के एक मॉलिक्यूल के बराबर है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट वेट का या सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट का। अब हमारा जो क्राइटेरिया है उसको हम समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेंगे। बहुत आसान सी एग्जांपल है कि हमारे को बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं सोडियम क्लोराइड के मुकाबले में। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ड्रग, ये हमारे पास एग्जांपल आ जाए कोई, तो इक्विवेलेंट किया हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे इक्विवेलेंट वैल्यू हमें निकालने, ये एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक प्रिपरेशन है जिसके अंदर हमारे पास फेनिक्लिन हाइड्रोक्साइड, क्लोरोब्यूटानॉल, ब्यूरिक एसिड QS और वाटर में डालना है 60 ml फॉर मेकिंग आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब 60 ml को आइसोटोनिक बनाने के लिए हमें को 0.9% चाहिए। तो 60 ml को आइसोटोनिक बनाने के लिए 60 ml के लिए मेरे को चाहिए 0.9% NaCl। तो ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 0.54 ग्राम मुझे NaCl चाहिए। लेकिन अब मुझे ये समझना है कि भैया ये जो ड्रग है ये भी कुछ ना कुछ एसिडिटी या हमारे पास NaCl के इक्विवेलेंट है। तो उसके हम चार्ट से देखेंगे कि फेनिकिन क्लोराइड का 1% 1 ग्राम इन 100 ml, तो 60 ml का हो जाएगा 0.6 ग्राम इन 100 ml। तो फेनिकिन का 0.6 ग्राम है, तो फेनिकिन का अगर मैं देखा हूँ तो ये इसके 0.2 के बराबर है। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो मुझे पता चल जाएगा कितने के बराबर है। तो ये 0.12 ग्राम सोडियम क्लोराइड ये मुझे दे रहा है। इसी तरह मेरे पास क्लोरोब्यूटानॉल है, उसका 0.5% है, 60 ml का 0.5%, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट टू 0.3। और इसकी अब हमारे पास देखेंगे इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी है 0.24, मतलब हमारे पास ये 0.24 को जब मैं 0.3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे को इतना सोडियम क्लोराइड दे रहा है। 0.12 0.072 0.192 हमारे को मिल रहा है। हमारे पास रिमेनिंग कितना रह गया, माइनस कर देंगे 0.54 से, तो ये हमारे पास बता देगा कि अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास ये आता है 0.123
48 ग्राम मुझे NaCl चाहिए, बट हमारे पास NaCl नहीं है। अब हमारे को जो वॉल्यूम मेकअप करना है वो बोरिक एसिड से करना है। तो बोरिक एसिड सोडियम क्लोराइड के किसके बराबर है? 0.52 के। तो अगर मैं इस वैल्यू को 0.52 जो बोरिक एसिड का इक्विवेलेंट है उससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.669। अगर मैं इस प्रिपरेशन में 0.669 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड डालूंगा तो मैं उस चीज़ को आइसोटोनिक में बना सकता हूँ। आइसोटोनिसिटी के ऊपर हमारे पास को डिटेल में लेक्चर आएंगे। ये जस्ट ओवरव्यू था कि हमारे को पता हो कि हमारे पास आइसोटोनिसिटी क्या है। इसको अगर मैं रिवाइज़ करना चाहूँ तो मैं इसके अंदर मैं सिर्फ यही चीज़ आपको मैं फोकस करूँगा कि हमारे को किसी भी सोल्यूशन को, अगर मेरे पास सोल्यूशन ए है, आइसोटोनिक का मतलब जो हमारे पास है कि वो 0.9% मुझे नॉर्मल सलाइन या NaCl करना है। अब मेरे पास एक सोल्यूशन है, अगर चाहे वो सोल्यूशन जितने भी ml हो, तो मेरा टारगेट क्या है कि मैं 0.9% NaCl मैं उसमें उसके बराबर कर दूं। अगर मेरे पास एक सोल्यूशन 60 ml है तो उसका 0.9% हमारे पास हो गया 0.54 ग्राम मेरे को NaCl चाहिए। 0.9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60, 0 कैंसिल, तो आपका से आंसर आ जाएगा 0.54 ग्राम। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है 0.9 हमारे पास कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम रिक्वायर्ड जो कि हमारे पास यह वॉल्यूम गिवन है। इसका इस केस में 60 ml है, उस केस में भी 60 ml था। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको सोडियम क्लोराइड की कितनी मिकदार चाहिए। जब आपको सोडियम क्लोराइड की मिकदार पता चल जाएगी, जो NaCl जो रिक्वायर्ड होगा वो आपके पास आ गया, वो आपको कैलकुलेट आपने कर लिया। तो अब आप क्या करेंगे, जितनी भी प्रिपरेशन में जो भी A, B, C हैं उसमें देखेंगे कि वो सोडियम क्लोराइड के इक्विवेलेंट कितने। अगर A जो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड के 0.12 है और मिसाल के तौर पर प्रिपरेशन में 2 ग्राम है तो हमारे पास 0.24 ग्राम तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड तो A नहीं दे दिया। इसी तरह हम B से देखेंगे कि 0.01 है और वो 1 ग्राम है तो हमारे पास 0.01 ग्राम B ने दे दिया। C हमने कितना डालना है QS कि हमारे पास वो हो, तो अगर हम इन दोनों को सम अप करें उसमें से वो माइनस करें तो हमारे को पता चलेगा कि यहाँ पर NaCl कितना डालना है। इसको हम वॉल्यूम को मेकअप करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड की जगह किसी और सोल्यूशन से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, जितना सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड है उस सोल्यूशन के इक्विवेलेंट से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि कितना हमने इसको ऐड करना है। आइसोटोनिक के ऊपर हमारे पास एक पूरा डिटेल में चैप्टर आएगा, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन बाय एंसेल। उसके अंदर हम ये वो चीज़ों को हम ये वो रिवाइज़ करेंगे। बस ये हमारा जो जनरल इसका ये वो बताने का जो मकसद था ये वो ट्यूटोरियल का, कि हमने आपको थोड़ा सा आइडिया देना था कि अगर आप फार्मा की बुक्स अगर आप वो रेफ़र करेंगे तो आपको किस किस तरीके से किताबों में चैप्टर है। अब हम क्योंकि अब हम मेन बुक की तरफ हम वो बढ़ने वाले हैं, तो अभी हमने इससे पहले हमारे जो रिसेंट अपडेट में था हमने इसके अंदर फार्मेसी प्रैक्टिस हमने सॉल्व की थी, जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 17 या 19 आई गेस हमने सॉल्व किया था, जिसमें ऑथर वो विनफील्ड, और अभी हमारे पास ये नेटफ्लिक्स का हमने चैप्टर नंबर 1 फॉलो किया। इसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है, क्योंकि हमने इससे पहले ही अभी ये वो किताब सॉल्व की थी। इसके अंदर वो चैप्टर नंबर 19, तो इसकी वही चीज़ें जो हमने ये वो रिपीट की। इसकी अगर समरी के अंदर हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने इसके वो रेशियो वगैरह को देखा, और रेशियो को देखने के बाद हमारे पास हमने रेशियो को देखा, हमने परसेंटेज को देखा हमारे पास। फिर उसके बाद परसेंटेज के बाद हमारे पास कंसंट्रेशन का था, स्टॉक डाइल्यूशन का था। बेसिकली हमारे पास स्टार्टिंग में यूनिटरी मेथड था, फिर हमने एलिक्विड मेथड की एक एग्जांपल देखी, फिर हमने एलिगेशन के बारे में देखा, और रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग के हमने फैक्टर को भी डिस्कस किया। डोजेस को कैलकुलेट करने के अंदर हमारे पास जो फ्राइड के अंदर हमारे पास जो मंथ का फैक्टर था, एज जो क्लार्क के अंदर थी वहाँ पास वेट था, और बॉडी सरफेस एरिया में हमने अडल्ट के बॉडी सरफेस एरिया से कंपेयर करके इसको डिवाइड किया। फिर हमने ड्रिप रेट के काउंट को हमने चेक किया, फिर हमने रेशियो के बाद हमारे पास रेशियो एक्सप्रेशन को हमने देखा है, और हमने परसेंटेज के एक एग्जाम्पल लिए।
फिर उसके बाद हमने मोलैरिटी को जस्ट गो थ्रू किया। इसमें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का जो डिफरेंस होता है किसके अंदर, जो एटॉमिक वेट के अंदर जो मोलैरिटी जो एटॉमिक वेट लेते हैं उसको हम उसके नंबर ऑफ एच आइन या OH आयन से हम उसको डिवाइड करते हैं, या हम कहते हैं उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ OH से हम उसको डिवाइड करते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं NaCl का लूँ, NaCl के अंदर 1 होता है तो इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट अगर NaCl का हो गया 58.5 तो ये हमारे पास सेम यही रहता है 1। अगर मैं H2SO4 की एग्जांपल लूँ तो उसके अंदर ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास जो 98 है उसको हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास ये 49 इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमारे पास आता है। मोलैरिटी भी सेम है, मोल फ्रैक्शन बाय मींस ऑफ पार्ट्स होता है। एलिगेशन को हमने डिस्कस किया और एलिगेशन के बाद हमने NaCl का जस्ट ओवरव्यू किया। ग्राम इक्विवेलेंट और ग्राम सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट के बारे में हमने देखा कि ये चार्ट हमसे क्या कहता है कि ये जो ड्रग है ये सोडियम क्लोराइड के मुकाबले में कितनी इंपॉर्टेंट है। ये अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वो सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर 1 से कम है तो सोडियम क्लोराइड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर हमारे पास जो रेफरेंस जो ड्रग्स होती हैं वो लेस उनकी वो वैल्यू होती है, मतलब वो कम वैल्यू होती है। तो नेटफ्लिक्स के अंदर बस इतनी था। तो काइंडली आप ये इसमें जो जितने भी प्रैक्टिस के वो क्वेश्चन हो आप इसको चेक करें, और अगर कोई सोल्यूशन ना हो या अगर आपको ये सोल्यूशन करने में कोई भी वो मुश्किल हो तो फिर आप इसको मेल भी आप ये वो कर सकते हैं। तो फ़िलहाल नेटफ्लिक्स के अंदर इतना ही है। अब हम इंशाल्लाह अपने जो नेक्स्ट हमारा जो वो ट्यूटोरियल होगा, होप्स हो हम इसके अंदर रेमिंगटन या फिर हम अपनी मेन जो बुक है जो सीरीज़ की वो हम एंसल की तरफ हम ये हो जाएंगे।